स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो खबरों की दुनिया से अलग जंगल की सैर आपको हम कराएंगे। सांप का नाम सुनते ही हर कोई सिहर जाता है, डर जाता है। सांप बेहद तेज और खतरनाक शिकारी होते हैं और इनका जहर जो अच्छे खासों की जान ले लेता है। धरती के ऐसे खतरनाक शिकारी शिकार के लिए अपने ही साथियों को भी नहीं बख्शते। रिपोर्ट देखिए जरा। वो बेहद तेज है, वो बेहद खतरनाक है, वो दहशत का दूसरा नाम है। धरती का एक बेहद काबिल शिकारी बड़े ही चुपके से आता है और अपने शिकार को भनक तक नहीं लगने देता और पलक झपकते ही शिकार का काम तमाम कर देता है। सांप की ये खूबियां उसे बेहद खतरनाक बना देती हैं। सांप को आपने दूसरे जानवरों का शिकार करते देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने सांप को सांप का शिकार करते देखा है? आज हम आपको दिखाएंगे बेहद हैरान कर देने वाला वीडियो। एक हैरत अंगेज शिकार, जब सांप ने सांप को ही अपना निवाला बना लिया। वीडियो में आपको एक बर्मीज पायथन दिख रहा है। ये बर्मीज पायथन सुस्त होते हैं और जहरीले नहीं होते, लेकिन इनके अंदर अपने शिकार को दम घोंटकर मारने की काबिलियत होती है। ये सांप धीरे धीरे एक झाड़ी की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी खतरे की आहट होती है। शिकारी की नजरों ने शिकार को ढूंढ लिया है और अब बिना आहट के वो शिकार के खात्मे की तरफ बढ़ चला है। वहीं दूसरी ओर शिकार आने वाले खतरे से अनजान है। उसे पता नहीं कि दुनिया का सबसे जहरीला सांप किंग कोबरा उसकी तरफ बढ़ रहा है, जो उसे किसी भी वक्त खत्म कर सकता है। इन सारे खतरों से अनजान बर्मीज पायथन झाड़ियों की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं किंग कोबरा अपने शिकार की तरफ बिना किसी आवाज के साथ बढ़ता है। किंग कोबरा की नजरें शिकार पर बनी रहती हैं। वो अब पूरी तरह से तैयार है। किंग कोबरा ने मौका ढूंढ लिया है और बिजली की रफ्तार से उसने एक ही झटके में बर्मीज पायथन पर हमला कर दिया। कोबरा का जहर बर्मीज पायथन के शरीर में घुलने लगा। बचने के लिए बर्मीज पायथन ने कोबरा को लपेटने की कोशिश की, लेकिन जहर के असर ने उसे और भी सुस्त बना दिया। कोबरा ने पायथन पर अब काबू कर लिया था। और अब वक्त था उसके खाने का। कोबरा ने पायथन को धीरे धीरे पूरा निगल लिया। एक ऐसी ही तस्वीर कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास एक गांव से भी मिली, जहां एक कोबरा ने एक रैटल स्नेक को अपना शिकार बना लिया। रैटल स्नेक सांप कम जहरीले और तेज होते हैं, लेकिन कोबरा के आगे सब फेल हैं। कोबरा की खतरनाक खूबियों के आगे ये रैटल स्नेक कुछ भी नहीं कर सका और देखते ही देखते कोबरा ने रैटल स्नेक को पूरा निगल लिया। लोगों ने कोबरा के इस शिकार का वीडियो बना लिया। लोग कोबरा का ये शिकार देखकर दहशत में थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आपने देखा कैसे एक सांप दूसरे सांप को ही अपना निवाला बना रहा था, लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि गुस्से में किसी ने सांप को काट खाया हो? चीन के लोगों के सांप खाने की खबरें तो हमने अक्सर देखी हैं, लेकिन क्या भारत में भी ऐसा होता है? देखिए जरा। वो शराब के नशे में था। वो बेहद सिरफिरा था। उसे किसी बात का डर नहीं था। गुस्सा ऐसा कि सांप को काट खाया। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, तस्वीरें बेहद हैरान कर देने वाली हैं और तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं। एक शख्स बाइक पर बैठकर सांप को कच्चा चबा गया। अपने दांतों से सांप को चीर फाड़ डाला। शराब के नशे में धुत इस शख्स ने सांप को काट खाया। पूरा मामला कर्नाटक के कोलार जिले के मस्तोरी गांव का है। यहाँ एक शख्स बाइक से जा रहा था,
रास्ते में सांप आ गया और ये शख्स नाराज हो गया। इस दरिंदे ने बेरहमी से सांप को उठा लिया, उसे मार डाला और फिर दांतों से काट काट कर खाने लगा। बाइक पर बैठा ये शख्स एक हाथ से ही सांप को लगातार खाए जा रहा था। ये तस्वीरें इतनी घिनौनी हैं कि आप इसे देखकर विचलित हो सकते हैं। आसपास के लोग इस शख्स को देखकर या तो हैरान थे या फिर डरे हुए थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इसे ऐसा करने से रोक सके। लोगों ने इसका वीडियो बना लिया और देखते ही देखते ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लॉकडाउन में जब सड़कें खाली हैं, इंसान अपने घरों के अंदर हैं, तो जंगली जानवर और पक्षी लगातार सड़कों पर निकल रहे हैं। इसी बीच देहरादून में गाय एक साथ 10 सांप यहां पर नजर आ गए। अक्सर जिस सुरखाब के कीमती परों के बारे में आपने सुना होगा, वही दुर्लभ और शर्मिला सुरखाब भी दून के लोगों के बीच पहुंच गया। लॉकडाउन के कारण लोग घरों में हैं, तो ह्यूमन डिस्टर्बेंस कम होने के कारण वाइल्ड लाइफ भी फुल मस्ती में है। बीते दिनों आपने हाथी, हिरन, जड़ाऊ को शहर में घुसते देखा, तो आज हम आपको एक नहीं, दो नहीं, पूरे 10 सांप एक साथ दिखाएंगे। और शायद ही आपने ये नजारा पहले कभी देखा हो। ये सांप गुरुवार को देहरादून के अलग अलग हिस्सों में घरों से रेस्क्यू किए गए, जिन्हें फॉरेस्ट टीम ने जंगल में रिलीज किया। ये सारे सांप रेड स्नेक थे और स्नेक एक्सपर्ट्स का कहना है कि रेड स्नेक फुर्तीला और साइज में बड़ा होता है, लेकिन ये विषैला बिल्कुल भी नहीं होता। घर में घुसने पर बड़े सांप को देखकर लोग भयभीत हो जाते हैं। इन दिनों बहुत ज्यादा संख्या में बिलों से बाहर निकल रहे हैं ये सांप, और ह्यूमन डिस्टर्बेंस कम है, तो दूसरा ये वजह है कि सांपों की ये मैटिंग पीरियड भी है। ये तो सांपों का ही सीज़न है, मार्च से शुरू हो जाता है और लास्ट हमारे नवंबर तक जाता है ये सीज़न। तो अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी अगले मंथ में और कॉल भी बढ़ जाएंगे हमारे देहरादून सिटी में। तो लॉकडाउन की वजह से भी ये इफेक्ट पड़ रहा है सांपों पे, क्योंकि आदमी बाहर नहीं है और सांप जो भी है सब निकल रहे हैं अपने बिल से। इनका मैटिंग पीरियड कब से कब तक माना जाता है? ये सर मार्च से ही स्टार्ट हो जाता है कुछ सांपों का। कुछ सांप ऐसे भी हैं जो जनवरी में भी मीटिंग करते हैं, जैसे हमारा वाटर स्नेक है चेकेड गिलबैग, वो जनवरी में मीटिंग करता है। रेड स्नेक्स बिल्कुल जहरीले नहीं होते, ये बिल्कुल समझ लीजिए कि नेचुरल पेस्टिसाइड है, चूहे खाने वाले। अगर ये घरों में रहेंगे तो घर में एक चूहा नहीं रहेगा, बट यहाँ इतना अवेयरनेस नहीं है, पब्लिक इतना जानता नहीं है, इस वजह से यही होता है कि डरते हैं। सांप का डर जो कल्टीवेटेड है वो अभी तक निकला नहीं दिलों से, कोशिश तो कर रहे हैं हटाने का। मतलब लोगों को डरना नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। ये बिल्कुल बिल्ली से जैसे आप नहीं डरते वैसे सांप से भी नहीं डरना चाहिए। लेकिन ये सभ्यता जो चली आ रही है वो धीरे धीरे ही खत्म होगी एजुकेशन से। सिर्फ सांप ही नहीं, देहरादून में दुर्लभ पक्षी सुरखाब भी लोगों के बीच पहुंच गया। वैसे तो बेहद शर्मीला माना जाने वाला सुरखाब पक्षी झील, तालाब, नदियों के किनारे पाया जाता है और इंसान की हल्की सी आहट पाते ही भाग भी जाता है। लेकिन इसे लॉकडाउन का असर कहें या कुछ और, सुरखाब पक्षी देहरादून की विजयनगर कॉलोनी से रेस्क्यू किया गया। सुरखाब यहाँ एक घर के आंगन में पाया गया और जिस सुरखाब को देखने के लिए लोग बेताब रहते हैं वो आखिर नजर आ ही गया। देहरादून में 112, 108 के माध्यम से हम लोगों को जो कॉल आ रही है उन्हीं का ये रिस्पांस है, जो हमने 10 रेड स्नेक को रेस्क्यू किया है। इसके अलावा इन दिनों बेहद दुर्लभ हो चुका चील भी यहाँ नजर आया और चील भी लोगों के बीच पहुंच गया और चील को करीब से देखकर लोग भी खासे उत्साहित थे और वन विभाग ने चील को भी रेस्क्यू किया।
तो देहरादून में सांपों के साथ दुर्लभ सुरखाब नजर आया, और वो भी लोगों के बीच। तो ये असल लॉकडाउन है जिसमें लोग खुद को प्रकृति के और ज्यादा करीब महसूस कर रहे हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उधर गाजियाबाद के केटीएम से ऐसी तस्वीरें सामने आई कि उन तस्वीरों को देखकर ही लोग दहल गए। यहां एक शख्स एटीएम में कैश निकालने पहुंचा, लेकिन जो तस्वीर उसके सामने थी, जो मंजर उसके सामने था, उससे वो घबरा गया। गाजियाबाद के गोविंदपुरम में जे ब्लॉक के एक एटीएम में सांप कैश निकालने पहुंच गया। अब जब सांप कैश निकालने पहुंचा तो लोग डर गए, दहशत में आ गए। लेकिन सांप को तो कैश निकालना था। सांप ने पहले तो एटीएम का जायजा लिया, चारों तरफ घूम कर देखा, फिर एटीएम पर चढ़ने लगा। अब सांप के पास एटीएम कार्ड तो था नहीं जो उसको स्वाइप करता और झट से कैश लेकर चला जाता। सांप ने पैसे निकालने का दूसरा तरीका खोज लिया। सांप एटीएम पर चढ़ा, डिस्प्ले स्क्रीन को टच किया और फिर जहां सीसीटीवी लगा रहता है वहां अपनी पहचान बताकर सीधे एटीएम के अंदर घुसने लगा। ये नाग देवता काफी देर तक एटीएम के अंदर कैश ढूंढते रहे। अब ये कैश ढूंढने गए थे या फिर एटीएम के अंदर क्वारंटीन होने, कौन जाने। वहीं बाहर इनके दर्शन के लिए लोग जमा हो गए। कुछ लोगों ने नाग देवता को एटीएम के अंदर ही लॉक कर दिया, सांप को एटीएम के अंदर ही क्वारंटीन कर दिया। थोड़ी देर बाद एक शख्स ने सांप को पकड़ा। सांप को पकड़ने वाला शख्स भी काफी खुश दिख रहा था। सांप को हाथों में ऐसे ले रखा था जैसे कोई ट्रॉफी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर उधम सिंह नगर के एक पॉश इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कॉलोनी के अंदर घूमता गुलदार कैद हुआ है। सीसीटीवी कैमरे में पांच गुलदार कॉलोनी में घूमते दिखाई दे रहे हैं। साउथ एवेन्यू कॉलोनी में जहां गुलदारों की दस्तक देखी गई है, तो ये यूपी उत्तराखंड की सीमा से लगा हुआ इलाका है। तो दोनों राज्य के जो लोग हैं पुलिस से मदद की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि इस तरह अगर आम हो गई चहलकदमी गुलदार की यहाँ, तो इससे लोगों को खतरा है। तो तस्वीरें देखिए, दरअसल आप ये भी कह सकते हैं कि जो संतुलन बिगड़ गया था, जो हम ही लोगों ने बिगाड़ा था, तो वो संतुलन को साधा जा रहा है और कुदरत की तरफ से। तो इसलिए जो ये वन्यजीव हैं अब आपके और हमारे बीच में नजर आ रहे हैं। चलिए, तो ये कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई जो वन्यजीवों की थी, जो लॉकडाउन की वजह से अब इंसानी आबादी में घुस रहे हैं। कोरोना की बात करेंगे तो कोरोना का खौफ अस्पतालों में साफ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ बाकी रोगी के मरीज भी तकरीबन गायब हो गए हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि वो एक बीमारी के इलाज के लिए कहीं जाएं और दूसरी बीमारी की चपेट में ना आ जाएं। लेकिन डॉक्टर इस बात से चिंतित हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मरीज अपनी गंभीर बीमारियों को भी अब छिपाने लगे हैं, जो बेहद खतरनाक है। अप्रैल मई में जो अस्पताल मरीजों से खचाखच भरे रहते थे, वो आजकल तकरीबन खाली से हैं। ये हाल तब है जब इस साल का मौसम असामान्य है। डॉक्टर मान रहे हैं कि बीमार लोग कोरोना के खौफ से अस्पताल आने से डर रहे हैं और अपनी बीमारी छिपा रहे हैं। पहले जो ये पीक सीजन होता था बीमारियों का, क्योंकि इस वक्त मौसम चेंज होता था, ठंड से गर्मियाँ आती थी, गर्मियाँ बढ़ती थी। लेकिन इस दौरान पेशेंट बहुत कम हो गए हैं और वो एक तरह से अपनी बीमारियां छुपाना चाह रहे हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की भी यही कंप्लेंट्स हैं जो डॉक्टर्स हमको मिलते हैं कि पेशेंट्स काफ़ी कम हो गए हैं। लोगों का अपनी बीमारी को छिपाना या बिना डॉक्टरी सलाह के दवा लेना सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के आंकड़े भी बता रहे हैं कि ओपीडी में मरीजों की संख्या महज 10% रह गई है। पिछले साल जैसे कि आपको मालूम है कि अब गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो गया था उस समय, तो उसमें उल्टी दस्त के बच्चे और आपके झांसी जुकाम वाले बहुत आते थे। उसमें करीब 600-700 के आसपास आते थे लोग।
कुमाऊं के मेडिकल हब हल्द्वानी में इस मौसम में अस्पतालों की ओपीडी खाली पड़ी है। ऐसे में मरीजों का बिना डॉक्टरी सलाह किया जा रहा अपना इलाज उनकी सेहत पर भारी पड़ सकता है। न्यूज़ 18 के लिए हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। तो ऐसे में जबकि चारों ओर कोरोना की ही खबर है, उसी का डर है, तो एक अच्छी रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ ऐसे तरीके बता रहे हैं जिससे आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। कोरोना को हराना है तो घर में रहना है और अपनी इम्यूनिटी को भी बढ़ाना है। ये बात आपने कई बार सुनी होगी, क्योंकि अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी अच्छी इम्यूनिटी वालों को कोरोना से कोई जानलेवा खतरा नहीं है। इसके उलट कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए कोरोना मौत का दूसरा नाम बन सकता है। ऐसे में हल्द्वानी के वन अनुसंधान केंद्र में ऐसे औषधि गुणों से भरे पौधों का कलेक्शन तैयार किया गया है जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता तेजी से बढ़ा देगा। हमने इस समय जो कोरोना का संकट चल रहा है, इसकी मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे बहुत सारे औषधि पौधे का हम यहाँ पर कलेक्शन कर रहे हैं जो इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसमें बढ़ती है। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर में आपको तुलसी, आंवला, भृंगराज, रीठा, ब्राह्मी, दम्बेल, कासनी, मकोय, पुनर्नरवा, गोखरू, चिरायत, नीम, पत्थरचूड़ जैसे अनेकों औषधि गुणों से भरे पौधे मिलेंगे। साथ ही साथ घृत कुमारी, आंख, आंवला, राखी, बेल, वज्रदंती, अखरकारा, अर्जुन, हरड़, काफल, बेल जैसे लाभकारी पौधे भी मौजूद हैं जो आयुर्वेद में पहले से ही सिद्ध है। तुलसी है और ब्राह्मी है, ये इस तरह के पौधे हैं। अश्वगंधा है, ये जो हमारी इम्यूनिटी को एनहेंस करते हैं, बढ़ाते हैं, और ये किसी न किसी रूप में जो है ये रसायन की तरह से हमारे आयुर्वेद के चिकित्सक पिछले 5000 सालों से इसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं। प्रकृति में औषधीय गुणों से भरे हुए अनेकों पेड़ पौधे मौजूद हैं, लेकिन उसकी जानकारी आम लोगों तक नहीं है। इसलिए वन अनुसंधान केंद्र की कोशिश ये है कि सिर से लेकर पांव तक ऐसे पौधों के बारे में बताया जाए जो अलग अलग अंगों में कारगर साबित हो सकते हैं और आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं। तो एक तरफ जहां कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, इसी बीच में वन अनुसंधान केंद्र की ये कोशिश है कि वो लगातार लोगों के बीच में ये संदेश पहुंचाए कि कौन सा पौधा आपके किस इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकता है। कैमरा सुमित कुमार के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। कोरोना को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया, जो 7 साल से कम की सजा पाए हुए कैदी हैं उन्हें पैरोल पर रिहा कर दिया जाए, जमानत पर रिहा कर दिया जाए, ताकि जेलों में भीड़ कम हो। लेकिन इन लोगों के लिए उस वक्त मुश्किल खड़ी होगी जब घर वालों ने भी इन्हें अपनाने से मना कर दिया। तो ऐसे में इन्होंने रास्ता निकाला और समाज सेवा में जुट गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य की जेलों से भी कैदियों को 6 महीने के लिए पैरोल पर छोड़ दिया गया था। देहरादून की जेल से भी करीब 172 कैदी रिहा किए गए थे, लेकिन इनमें से कई कैदी ऐसे भी थे जिनको घर वालों ने रखने से मना कर दिया था। अब इन्हें कोई सहारा नहीं मिला तो वापस पुलिस के शरण में आ गए और कोरोना महामारी में परोपकार का काम शुरू कर दिया। ये कैदी अब थाना रायपुर में रहकर पुलिस की मदद कर रहे हैं। मैं सर घर गया तो घर वालों ने मतलब एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, और जब मैं यहाँ आया तो मैंने यहाँ सर लोगों को देखा, सर लोग ही बहुत हेल्प कर रहे थे, मैंने सोचा ये हेल्प कर लेता हूँ। इन लोगों के कार्य से अब पुलिस को भी काफी मदद मिल रही है। लॉकडाउन में पुलिस का काम बढ़ चुका है, लिहाजा ये कैदी भी अब पुलिस का हाथ बटा रहे हैं। तो इसने देखा यहाँ जो पुलिस काम कर रही थी, बच्चों को खाना बांट रही है, लोगों को राशन बांट रही है, तो ये काफ़ी प्रभावित है। इसलिए मेरे पास आया कि इसने कहा सर कि मैं भी सेवा करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो तब से लगातार ये हमारे थाने में पूरा काम कर रहा है। आसमान से गिरे खजूर पलट के, ये कहावत उन लोगों पर सही साबित होती है, लेकिन जेल में ये कैदी अपने किए जुर्म की सजा काट ही रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि इस काम से ये अब जेल से निकलने के बाद जुर्म की राह छोड़कर नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। उधर पिथौरागढ़ की दारमा घाटी के लिए माइग्रेट होने वाले ग्रामीणों को अब लॉकडाउन से भले ही छूट मिली, लेकिन कुदरत ने अब इनका रास्ता रोक दिया है, जिससे जहां तहां फंसे हुए हैं। दारमा घाटी में इस साल 3 दशकों में सबसे अधिक बर्फबारी हुई है, जिसका नतीजा ये हुआ कि इस बार गर्मियों में रास्ते नहीं खुल सके हैं। इस घाटी के 14 गांव के हजारों ग्रामीण गर्मियों में ऊपरी इलाकों में जाते हैं। लॉकडाउन में मिली छूट के बाद ग्रामीणों ने अपना सफर तो शुरू किया, लेकिन रास्ते में गिरे भारी ग्लेशियरों ने इन्हें बीच में ही कैद होने को मजबूर कर दिया। कई जगहों पर ग्लेशियर आया था और प्रशासन को और CPWD विभाग को बार बार कहने के बाद भी उन्होंने भी कोई काम नहीं किया, जिसके कारण आज हमें ये कम से कम
हमारे दारमा घाटी के चौथ गांव के माइग्रेशन वाले को कम से कम 20 दिन की देरी हो रही है। मीटिंग हुई थी, उस समय एडीएम साहब को ज्ञापन दिया था कि फिर पीडब्ल्यूडी वाले को मशीन वहाँ से तक रोड खोल रखा है, अभी मशीन वहीं पर पड़े हुए हैं। अभी हमारे माइग्रेशन वाले, हमारे दारमा वाले जा नहीं पा रहे, बहुत दिक्कत हो रहा है उनको आगे। हालात ये है कि नांगलिंग से आगे दुक्तू तक सड़क पूरी तरह से बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से ग्रामीण पैदल ही अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े हैं। लेकिन ये सफर भी ग्रामीणों के लिए खतरों से भरा है। भारी सामान और बकरियों के साथ दुर्गम रास्तों में चलना मौत को दावत देने से कम नहीं है। ऐसे में ना चाहते हुए भी ग्रामीणों को रात जंगलों में गुजारनी पड़ रही है। तो हमने जो है सोचा है कि इनको जो है स्ट्रिक्टली एक बार फिर कहते हैं और इनको हम कारण बताओ नोटिस भी इशू करेंगे और ये कहेंगे कि आप जो है अगले 5 दिनों में पूरा रास्ता खोलें, नहीं तो आपके ऊपर मैनेजमेंट एक्ट के तहत, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत हम मुकदमा दर्ज। ग्रामीणों का रास्ता पहले तो लॉकडाउन की वजह से रुका रहा और अब हालातों ने उनका रास्ता रोक दिया है। लेकिन ग्रामीणों के हौसले मुश्किल हालातों में भी कम नहीं हुए। पिथौरागढ़ से न्यूज़ 18 के लिए विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और गौतम बुद्ध नगर जिले में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं और प्रकोप लगातार कोरोना का बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में 12 और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और कुल मिलाकर जो संख्या है वो 214 हो गई है। जिले में 118 कोरोना के मरीज अब तक डिस्चार्ज हुए हैं, जबकि 95 मरीजों का इस वक्त इलाज चल रहा है और 1 कोरोना पॉजिटिव की जान गई है। तो मामले जो लगातार बढ़ रहे हैं और लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो गौतम बुद्ध नगर जिले में 12 और मरीज सामने आ गए हैं पिछले 24 घंटे में। तो रेड जोन में इस पूरे जिले को रखा गया, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, क्योंकि मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो अब तक यहां अगर पूरे टोटल आंकड़ों की हम बात करें तो 214 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। हालांकि 118 पूरी तरह स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि 95 मरीज ऐसे हैं जिनका अभी भी अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है और 1 मरीज ने अपनी जान गंवाई है। तो गौतम बुद्ध नगर जिले से, यानी कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा जो जिले के अंदर आता है, ये बड़ी खबर है। 12 नए मामले 24 घंटे में सामने आ गए हैं। अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अमित, बड़ी तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है और इसीलिए रेड जोन में भी डाला गया पूरे जिले को। देखिए प्रीति, आपको बता दूं कि गौतम बुद्ध नगर में आज सुबह बड़ी दुखदायी खबर आई थी, जब एक कोरोना पेशेंट की सुबह मौत की सूचना थी। उसके चलते जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। पहली मौत गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के चलते हुई है। आपको बता दूं कि गौतम बुद्ध नगर में अब तक कोरोना के जो 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट आई है तो 12 ऐसे पेशेंट है जो जिनमें कोरोना की पुष्टि हुई है। वहीं जनपद में लगभग 224 ऐसे कोरोना पेशेंट की अब तक पुष्टि हो चुकी है, जिसमें 118 कोरोना पेशेंट जो मरीज थे वो डिस्चार्ज होकर अपने घर जा चुके हैं। लगभग 95 यानी 95 लोग अभी कोरोना से संक्रमण है, जिनका अभी भी अलग अलग अस्पताल में उपचार चल रहा है। लेकिन जिसे आज सुबह मौत की जो सूचना मिली थी उसके बाद जिला प्रशासन की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर में पहली मौत के बाद जिला प्रशासन सकते में है। जी तो बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर आज की यही है कि पहली मौत अब हो गई है, और जो वाकई में अपने आप में और चिंता बढ़ाने वाली बात है। तो अमित, जो अभी नए मामले सामने आए हैं, क्या कुछ इनके इलाकों के बारे में जानकारी मिल पाई है? नगर से अलग अलग इलाके हैं, ज्यादातर नोएडा शहर के और ग्रेटर नोएडा शहर के इलाके हैं। देहात क्षेत्र में अभी तक कोई भी इस तरह की ज्यादा संख्या नहीं बढ़ी है, लेकिन शहरी क्षेत्र जो गौतम बुद्ध नगर का उसमें लगातार कोरोना के पेशेंटों की संख्या बढ़ती जा रही है। लगातार जो शहरी इलाके हैं उसी में से कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं, जिससे जिला प्रशासन के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। बिल्कुल। और जो पहला मरीज जिसकी मौत हुई है अमित, उसके बारे में कुछ उसकी हिस्ट्री, कोई मेडिकल हिस्ट्री ऐसी हो या उम्र के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए प्रीति जी, जो जिनकी मौत हुई है कोरोना पेशेंट की, उनकी लगभग 60 साल की उम्र थी। वह देर रात एक निजी अस्पताल में भर्ती थे, जिसके चलते उनको फिर जब उनकी हालत खराब हुई उसको फिर जो जिला प्रशासन द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जो जिम्स अस्पताल है, उसमें देर रात लगभग 3 बजे उनकी मौत हुई है। उनकी उम्र लगभग 60 साल बताई जा रही है और नोएडा सेक्टर 22 के वो रहने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका जानकारी के लिए। तो मामले तो लगातार बढ़ ही रहे हैं और कोरोना से पहली मौत भी गौतम बुद्ध नगर जिले में हुई है। फिलहाल इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही।